हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट यूजी के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लड फिल्ट्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर के कौन कौन से काम हैं? तो हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लिवर का काम है। वो क्या करता है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज कर लेता है, और जब ग्लूकोज कम होता है ब्लड में तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना के वापस ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस, हम सब जानते हैं प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनमें से एल्बुमिन मेन प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो लिवर में होती है। ब्लड फिल्ट्रेशन इसका काम नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन, अमोनिया से यूरिया बनाता है लिवर। अमोनिया से यूरिया बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और बहुत सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो लिवर का इनमें से ये वाला काम ब्लड फिल्ट्रेशन है, ये नहीं होगा। ब्लड फिल्ट्रेशन काम होता है किडनीज का। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्लड फिल्ट्रेशन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना या ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाना, ये काम है लिवर का। अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया टॉक्सिक होता है और यूरिया नॉन टॉक्सिक होता है, जिससे जो इजीली एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू। तो ये यूरिया बनता लिवर में होता है, एक्सक्रीट किडनी से है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्लड फिल्ट्रेशन। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड? तो इसका हमारे ऑप्शन हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो स्टमक में क्या होता है? फूड स्टोर रहता है 4 घंटे तक, और वहाँ मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम में सारा का सारा डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। फिर जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, और उसमें भी इलियम में मैक्सिमम वाटर और जो भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, अमीनो एसिड, और जो भी फैट के डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हैं जैसे कि फैटी एसिड्स, इन सब का मेनली एब्जॉर्प्शन होता है आपका जेजुनम में। जेजुनम के बाद होता है जितना वाटर होता है मैक्सिमम कंटेंट इलियम में एब्जॉर्ब होता है। तो जेजुनम और इलियम का मेन काम जो है वो है एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, विलाई और माइक्रोविलाई सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर क्वेश्चन ये रहता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर एंड मिनरल्स। और क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ एब्जॉर्ब होती है, तो वो मैक्सिमम क्वांटिटी एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन की और जो अंदर एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम, ये बहुत सारे अंदर प्रोजेक्शंस रहते हैं इसमें इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर। इन प्रोजेक्शन के ऊपर इंटेस्टाइन की एपिथेलियम रहती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे बिलाई पाए जाते हैं। ये बिलाई है, ये प्रोजेक्शन है, ये बिलाई है। बिलाई के ऊपर जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन की लाइनिंग की सेल्स होती हैं कॉलमनर। तो ये कॉलमनर सेल्स के ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं ऐसे। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबिलाई, और इन माइक्रोबिलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। ये बिलाई और माइक्रोबिलाई होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो मैक्सिमम क्वांटिटी एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में।
हाउ मैनी करेक्टर्स वर चूजन बाई मेंडल फॉर क्रॉसिंग इन प्लांट। तो ग्रेगर जो मेंडल थे, इन्होंने जेनेटिक्स के नियम दिए थे और ये नियम देने के लिए इन्होंने एक पी के प्लांट के ऊपर बहुत सारे क्रॉसिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेंडल ने 7 करेक्टर्स को चूज किया था प्लांट में। वो क्या है 7 करेक्टर, आप लोग जाके एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो मैं जेनेटिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कभी, तो आप लोग का अच्छे से क्लियर होगा। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड, सब जानते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। रेस्पिरेशन, कोई भी कार्बोहाइड्रेट को यूज करके या ग्लूकोज का यूज करके ऑक्सीजन के साथ उससे एनर्जी एक्सक्रीशन का जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस रहता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन आपको पता है प्लांट्स में होता है, और फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जिसमें बहुत कम एनर्जी निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इनऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंपोजिशन होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, मेनली ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। तो इसका आंसर होगा इनऑर्गेनिक कंपोजिशन नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपोजिशन होता है। ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अ सेल, हम सब जानते हैं इसका आंसर है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ का काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करना, और रफ का काम होता है, रफ के ऊपर होते हैं राइबोसोम, और उन राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो एक तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। Which of the following is not a function of skeletal system? Protection of internal organs, production of blood cells, regulation of body temperature, providing structure and support to the body। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में स्केलेटल सिस्टम का बहुत ही मतलब कोई रोल नहीं है। तो सारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि पता है रिब केज, हार्ट और लंग्स को, ब्लड वेसल, लॉन्ग बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो में आरबीसी का सिंथेसिस होता है। हेमेटो उस प्रोसेस को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन होता है, यानी कि आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन होता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। उसको इंक्रीज करने के लिए एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हाइपोथैलेमस का काम है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हम सब जानते हैं मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, और वहाँ से स्पिंडल फाइबर की हेल्प से एक अपोजिट पोल पर चले जाते हैं उस एनाफेज में। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में? तो आप सब लोगों को पता होगा इसका आंसर इंसुलिन होता है। बॉडी में 2 मेन हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कम करता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंच पाता है। ग्लाइकोजन क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाता है। तो इंसुलिन ग्लाइकोजन को बनवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, और ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजेनोलिसिस कराएगा। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकेगा, ग्लूकेगॉन
ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा। और थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन का ब्लड शुगर के ऊपर क्या होता है, जब थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन क्या करते हैं, ब्लड शुगर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ब्लड में शुगर को कम करने के लिए एक ही हार्मोन होता है बॉडी में, वो है इंसुलिन। अगर इसकी कमी हो जाएगी बॉडी में तो एक बीमारी हो जाएगी, इसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। अभी दो तरह की रहती है, टाइप 1 टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से यूरिन में ग्लूकोज जाने लगता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ज़्यादा डिटेल आप लोग के लेवल पर अभी ज़रूरी नहीं है, अभी इतना ही याद रखिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स। तो हम सब जानते हैं CNS में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है आपका पेरिफेरल नर्व्स और सारे के सारे गैंग्लियंस, उन नर्व से जो रिलेटेड रहते हैं। तो इस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। ये कंपोनेंट नहीं है CNS का। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का एक्यूरेसी बढ़ेगा। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते रहिएगा, क्योंकि लोगों को अपनी गलतियाँ हमेशा याद रहती हैं। जो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है उसका सही होने का चांस हो सकता है कम हो, लेकिन जो गलत हो गया वो हमेशा सही होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एवरीवन।